अब हम लोग देखेंगे शिक्षण अधिगम का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग। शिक्षण तथा अधिगम की व्यवस्था, यही तो क्या है, प्रबंधन होगा। हमारे पास शिक्षण और अधिगम की जो आप व्यवस्था करेंगे यही तो हमारा प्रबंधन में आएगा। और इसको डेविड और थॉमसन ने कहा था। शिक्षण अधिगम का प्रबंधन क्या है, तो शिक्षण तथा अधिगम की व्यवस्था करना ही क्या है, हमारा शिक्षण अधिगम का प्रबंधन है। किसके द्वारा कहा गया था, डेविड एंड थॉमसन के द्वारा। ये जो होते हैं ये कार्य संबंध केंद्रित होते हैं। याद रखिएगा, प्रबंधन जब भी होंगे ये सब के सब कार्य संबंध केंद्रित होते हैं। शिक्षण जो होंगे, शिक्षण का जो कार्य होगा, शिक्षण तथा अधिगम की क्रियाओं का व्यवस्थित करना, शिक्षण तथा अधिगम के साधनों के साथ प्रक्रिया करना। अब जरा इस पे थोड़ा सा हम लोग देख लें। शिक्षण का कार्य आप कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, शिक्षण तथा अधिगम की क्रिया को व्यवस्थित करेंगे। हमारी कौन सी क्रिया कब होगी, ये व्यवस्थित करना आपका काम है। और इस व्यवस्था के कारण ही आपके क्लास प्रभावी हो पाएंगे। आपको अगर थर्ड पीरियड में जा रहे हैं, बच्चे के मन उबे हुए हैं, तो आप क्या करते हैं, आपको कहा जाता है जो क्लास के स्टार्टिंग में कुछ ऐसे रोचक घटनाएं बता दें, एक्टिविटीज करें, या कोई ऐसे वस्तु अपने साथ ले जाएं जिससे बच्चे के ध्यान को आप किसकी ओर कर लेंगे, अपनी ओर, विषय की ओर। यही तो हमारा क्या है, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की व्यवस्था करना पड़ेगा। साथ ही साथ शिक्षण तथा अधिगम के साधनों के साथ प्रक्रिया करना पड़ेगा। यानी किस साधन का प्रयोग हमको कब करना है, किस रूप में करना है, ये करना पड़ेगा। आप शिक्षक हैं, आपको और दूसरा भी नाम दिया जा सकता है क्या? आपको जान के आश्चर्य होगा, ए बेस्ट टीचर इज बेस्ट मैनेजर। वही शिक्षक सबसे अच्छा शिक्षक होगा जो बहुत अच्छा प्रबंधक होगा। आप प्रबंधक के सारे कार्य को जानते हैं और आपको भी अपने क्लास का प्रबंधन करना है, सिंपल सा। इसलिए डेविड सर के द्वारा कहा गया था जो शिक्षक जो है सबसे कुशल प्रबंधक के रूप में भी कार्य करते हैं। और जो हम लोग के पंचदीप योजना जो अभी वर्तमान से पहले जो हम लोग अध्ययन करते हैं शिक्षण में, अब वो जब इंड हो गया तो उसके बाद डेविड के द्वारा जो 4 सोपान दिए गए थे उसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। प्रथम सोपान हम लोगों का रहेगा नियोजन करना, प्लानिंग। सेकेंड, द्वितीय सोपान व्यवस्था करना। तीसरा सोपान होता है अग्रसरण, और चौथे सोपान के रूप में नियंत्रण करना, मींस कंट्रोलिंग। यानी शिक्षण अधिगम प्रणाली की जितनी भी रूपरेखा तैयार की जाएगी ये इसी 4 बिंदुओं से होकर, ये 4 बिंदु ही डिसाइड करेंगे जो अधिगम की प्रणाली की रूपरेखा हमारी कैसी होनी चाहिए। अब हम लोग एक प्रत्येक सोपान को देखेंगे और थोड़ा सा देखेंगे कि प्रथम सोपान में क्या कहा गया था। तो पहला क्या है, नियोजन। तो शिक्षक क्या करता है, अधिगम उद्देश्य का प्रतिपादन करता है। आप जितने भी बुक देखे होंगे ना, उसमें देखेंगे जो फर्स्ट में या लास्ट पेज में
वहां लिखा रहता है लर्निंग आउटकम, यानी बच्चे को हमको किस अधिगम स्तर को प्राप्त कराना है। तो पहला क्या है, उद्देश्य का प्रतिपादन करता है, अधिगम उद्देश्यों का क्या करता है, प्रतिपादन करता है। दूसरा, नियोजन क्रिया में शिक्षक क्या करते हैं, कार्य का विश्लेषण करके तत्वों को विभाजित करते हैं। हमारा कार्य जो है, जितना जिस कक्षा के मुताबिक जहां तक बच्चे को अधिगम करना है, उसको हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न चरणों में विभाजित करते हैं। तब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तत्व को क्रमबद्ध करते हैं। फिर क्या करते हैं, व्यवहारिक रूप में उसको लिखते हैं। आप देख रहे हैं ना, हम भी बोर्ड पे कुछ लिखे हुए, हम लिखे हुए हैं, व्यवहारिक रूप में कुछ लिखते हैं। फिर शिक्षण के समुचित आयु का चयन करते हैं। उद्देश्य और पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेने में सृजनात्मक एवं कल्पनात्मक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। हमको किस टॉपिक को पढ़ाना है, हम कैसे पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ उसमें किसका किसका उपयोग करेंगे, ये आप अपने कल्पनाशीलता के आधार पे कर सकते हैं। तो ये सारे वर्ग क्या करते हैं शिक्षक का, जब किसी टॉपिक को, किसी विषय को जब उनको क्लास में देना रहता है, तो इसके लिए प्लानिंग करते हैं। अभी कुछ देर पहले कैसे हम कह रहे थे, जगह हमको पादप के विभिन्न भागों को पढ़ाना होगा, तो बच्चे को हम कहाँ ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे, और बाहर ले जाकर के तब पादप के पूरे पादप को निकाल के उसके विभिन्न भागों का वर्णन करेंगे। कुछ देर पहले आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ताकि हम लोग नियोजन यहाँ देख लिए, तो शिक्षण कैसे अपने कार्य को क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। अब हमारा शिक्षण का कार्य बहुत अधिक प्रभावशाली हो, इसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, तो कुछ बिंदु हम इसमें जोड़ रहे हैं। इसके आगे के सारे बिंदु को आप जोड़ लेंगे, ताकि आप तो सबसे नए शिक्षक और आपके अनुभव बहुत अधिक होंगे, आप बहुत सारे शिक्षकों का क्लास करके आए हैं। इसमें कुछ बिंदु जो हमें महत्वपूर्ण लगा उसको हमने जोड़ा है। सबसे पहला क्या होगा, हमको संपूर्ण प्रणाली का विश्लेषण करना पड़ेगा। फर्स्ट, हमको डीपली क्या करना पड़ेगा, जो हमारी जितनी प्रणाली है उसका विश्लेषण करेंगे, कार्य का विश्लेषण करेंगे, छात्र की योग्यता का ध्यान रखेंगे। कभी कभी आप देखे होंगे अपने क्लास में जब जाते होंगे, तो आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे सब में क्या कहेंगे, जी सर, लेकिन उनको क्वेश्चन पूछ दिए तो कोई उत्तर नहीं देते हैं। मीन्स क्या, आप उस समय या तो कक्षा के सबसे नीचे स्तर में पढ़ा रहे हैं, बच्चे के लेवल को आपने चेक नहीं किया है, या कक्षा में बच्चे जिस लेवल के उससे बहुत ऊपर से पढ़ा रहे हैं। तो दोनों ही केस में हमारा क्या होगा, अधिगम का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, अधिगम नहीं होगा। इसलिए हम लोग को छात्रों की योग्यता के ज्ञान का भी विश्लेषण करना पड़ेगा, छात्रों के ज्ञान, कौशल और अभिवृत्तियों का विशिष्टीकरण करना पड़ेगा, छात्र की आवश्यकताओं को पहचानना होगा। जैसे अभी कुछ देर पहले हमने क्या कहा, जो 3 क्लास टीचर कंटिन्यू ले ली, अब आप भी अगर हम बैठा दें स्टूडेंट की जगह पे, हम स्वतः बैठ जाएं, तो 3 क्लास के बाद हमारे ब्रेन की कैपेसिटी नहीं रहेगी जो ब्रेन को कंसंट्रेट करें। तो उसके लिए क्या करते हैं, छोटी मोटी एक्टिविटीज करते हैं। अरे छात्र की आवश्यकता को पहचान लेते हैं, बच्चे उब चुके हैं, तब छोटी मोटी एक्टिविटीज कर देते हैं और बच्चे फिर से मनोभाव से पढ़ने लगते हैं। तो छात्रों की आवश्यकता को पहचानना, अधिगम उद्देश्य की व्याख्या करना, मापन के मापदंड का मूल्यांकन करना और कार्य क्षमता के आधार मापन के मानदंड का विकास करना। अगर आप सब के सब इतने सारे बिंदुओं को अपने शिक्षण कार्य के दौरान अगर सबों को लागू करते हैं, तो
आपके क्लास निश्चित रूप में बहुत अधिक प्रभावी होंगे। धन्यवाद।